बबली, जावा, रिएक्ट क्या है? लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क है? लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में फर्क क्या होता है? एक मिनट, कंपाइलर और ट्रांसपाइलर में क्या फर्क होता है? कंपाइलर जो मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में सीपीयू और मीडियम लैंग्वेज में। ओके, जो ट्रांसलेटर जो होता है वो इसको मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद में मॉडल होती है एंड कंपाइलर। ठीक है। देखो, जैसे बैबल एक कंपाइलर है या ट्रांसपाइलर है? बैबल, अरे, बैबल एक ट्रांसपाइलर है या कंपाइलर है? ओके, before finding out that babel is a transpiler or a compiler, Sir, let's compiler. talk about compiler. Okay, बहुत बढ़िया. Let's talk about compiler and transpiler. Actually, what they are. See, when I'm writing the code in C programming language, and I'm trying, या फिर if I'm asking my CPU means processor, to execute this code, CPU will say, I cannot do it because the syntax, the type, the format of the code you have written in this file, I cannot understand. मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सी को सीपीयू के पास ना भेजकर कंपाइलर के पास भेजते हैं। कंपाइलर एक लो लेवल कोड में इसको ट्रांसलेट कर देगा नेटिव कोड में। ये कोड किसको समझ आएगा? सीपीयू को। सो दिस इज कंपाइलर। कंपाइलर compiles my code. And what is compilation? Compilation is nothing but just a process. But okay, compilation is just a process of compiling or translating high level code to low level code so that machine can understand it, right? Now, if we talk about transpiler, what the heck is transpiler? So transpiler is nothing but just a similar idea transpiler have as a compiler. Compiler will also compile or translate your code, and transpiler will also compile or translate your code. But the thing is that the code which is produced by compiler will be low level code. मतलब that code will be CPU readable, right? But transpiler, the code produced or compiled by transpiler is the code that CPU cannot that CPU cannot understand. So what a Babel is? See, we are writing JSX code. So what the heck is this JSX? JSX is HTML like code. We will use it, and then we will use Babel to transpile it. We can say compile. We can, some of the places we can use these terms interchangeably. कि transpiler means compile करा रहे हैं and compiler means transpile करा रहे हैं. We can say that. एंड बेबल क्या करेगा? इस कोड को, JSX के कोड को प्योर HTML, CSS एंड JS के कोड में ट्रांसलेट करेगा. इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ ट्रांसपाइलर. ट्रांसपाइलर भी कोड ट्रांसलेट कर रहा है, बट नॉट फॉर द सीपीयू बट फॉर अ रेंडरर, राइट? अब it depends upon the transpiler that you are using for what. We are using in React. So Babel is a transpiler which will transpile or translate our code the to the code that my renderer can understand. Now let's move ahead. Let's talk about React. So yesterday we had created some of the some project. जो बैकअप है दी टाइपस्क्रिप्ट होती है, उसके लिए शायद टीसीएस कंपाइल करने के लिए, तो वहाँ पे कोड जो कंपाइल होता है हमारा टाइपस्क्रिप्ट का पहले, उसके बाद नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का आता है, उसके बाद वो रन होता है।
टाइप स्क्रिप्ट ट्रांसपाइलर में होना चाहिए यूजुअली, बट मैं टाइप स्क्रिप्ट मैंने अभी डिस्कवर नहीं किया है, थोड़ा सा ही देखा, मैंने ज़्यादा रीड नहीं किया है अभी, मैंने कुछ किया ही नहीं अभी उसके ऊपर बिल्कुल भी। बस ये पता है टाइप स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट ही है जिसमें हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, कंपाइल होके कोड उसी का बनता है। ट्रांसपाइल कह सकते हैं कि ट्रांसपाइलर हो रहा है क्योंकि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो रहा है, बट कई बार ना कुछ रीजंस होते हैं जो हो सकता है ट्रांसपाइलर की जगह उन्होंने कुछ और नाम दिया, उसके पीछे भी कुछ और रीजन होता हो। ये भी दिखाता है ट्रांसपाइलर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं है, दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज कर ली जाती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंड लेट्स कम हियर अभी ठीक है, रिकॉर्डिंग आज की क्लास की क्यों ही करनी है आज तो हम प्रीवियस कंटेंट ही कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने 5.5 वाले फोल्डर में, क्लाइंट एंड ओपन विद कोड। यहाँ पर कल हमने थोड़ा थोड़ा कुछ काम किया था, ये क्या है, अच्छा रिवीजन फोल्डर में जाना है हमें। कहाँ है ये रहा, हाँ ठीक है, ओपन विद कोड। चलिए रिएक्ट के प्रोजेक्ट को रन कैसे कराते हैं, परवेश रन कैसे कराएंगे सर? मुझे रिएक्ट के प्रोजेक्ट को npm start npm स्टार्ट। अच्छा ये npm स्टार्ट से क्यों चलता है, क्या कोई और कमांड हम यूज नहीं कर सकते? क्या सर? Actually if you'll go again in a file, the name of that file is package.json. So here we have few scripts, right? The first one we are having start, build, test, eject. So these are the script when you want to perform like a specific operation you can do so. If you want to run this project on a development server, then you can use this मैंने बोला let's name it Hasib. Let me save and open my terminal. Now let me ask npm run start. Now my project will say after some time, sir what the heck is start, missing script. Okay, so in script you have not defined anything for start, you will have to define for it. Okay, इसने बोला did you mean any of these like npm stars? No, मैंने कहा no. Then let me come here. So I had changed this in package.json. In this script, if I want React scripts to start, then I will have to use Hasib. Then I'll say npm run Hasib. Make sure if now I will run npm run Hasib, then the project will be hosted on a development server. So there is nothing specifications with start word. You can replace it with any word you want to. Right now again I'm making it start, because if you'll change it something from start, then what will happen, you will have to face some contradiction or conflicts with other developers. They cannot understand your project. Okay, so we will make it like this, and right now I'm just stopping my server cls and again running my server npm run start. Let's come here, what is happening. Okay,
project is running at port number 300. What this 300 is, when you will learn backend, then you will know the meaning of it. Actually, my computer is like a big building. So so from that building, in that building, from which window you are getting your response is this पोर्ट नंबर. देन आई सेड कि एक बिल्डिंग है जिसमें पोर्ट नंबर खिड़की नंबर 3000 है जहां पे मुझे ये प्रोजेक्ट मिल रहा है. ठीक है, अब बात आती है कि भैया ये घूम कैसे रहा है. तो yesterday we talked about it. Actually there is a file in source directory. The name of that file is index.js. Inside that file we have imported something that is known as app, and we have rendered app within this. And yesterday we talked about strict mode. What is the meaning of strict mode? It will render complete project 2 times. Is that clear? यहाँ तक clear है क्या? Online Yes, is sir. this? बहुत बढ़िया. Now let's figure it out. What is inside that file app? So here is the location of app that from where we are importing app. I said from this like location. Either you can search it manually or you can press Control and then click on this. So this file will be opened here. Here it is being shown that actually app is a function, and inside app component we have imported logo.svg and a css file. So I am just removing these lines from here, and I am deleting this file app.css from here. So once you will delete it, and now you will go and check your web page, it will throw some error that line number 5 logo is not defined. Line number 5. So in line number 5 you are using something known as logo that has not been defined. So let me remove image tag from here and let me save. So there is one more error. Yes, edit src. Okay, so we have something like this. We have nothing more. So मैंने एक काम किया, मैंने बोला जो पूरा कंपोनेंट है इसको यहाँ से हटा दो. If I'll save it and try to run it again, then आप मुझसे क्या बोलेगा? सर आपका जो पैकेज है ना, पैकेज दैट इज सॉरी आपकी जो मॉड्यूल है दैट इज app.js. आपका जो मॉड्यूल है app.js वो तो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं कर रहा डिफॉल्ट. कंसोल में जाके देखो, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड. आ दोनों क्या बोल रहा है ये? कोई नहीं, अच्छा टाइप नहीं बता रहा है. नीचे देखने कोई दिक्कत है क्या? इसने भी कुछ, हाँ इसने बोला कि भैया ऐप में आपने कुछ इंपोर्ट नहीं किया. मैंने कहा ओके. सो इनसाइड ऐप what I'm just doing, let me create a string here. Let me make name it as name, and name में मैं लिखता हूँ my name is, and let me create another variable. Let's make it another is equal to Hasib. Hasib. Let me write it like this. My name is another sir. So if I'll save it now and I'll say export default name. So if I'll save this file and try to run my program, and if I'll go to my like browser, तो मुझे अभी ब्राउजर के अंदर क्या मिलने वाला है? What do you say? What is the thing that I can receive in my browser now? क्या मिल सकता है मुझे अपने ब्राउजर में? क्या मिलेगा? पर आपने इंपोर्ट नहीं करा इंडेक्स में. क्या आपने इंडेक्स में इंपोर्ट नहीं करा ना? मतलब इंपोर्ट नहीं करा ऐप को? क्या बात कर रहे हो? कर तो रखा है, ऐप इंपोर्ट करा है, फाइल नेम यहाँ पर है. See, make sure when I'm writing app here, it does not mean that you will have to export app from here. It means that whatever has been exported as a default from here will come into this identifier. So app is an identifier which will store in it all the files and like data that has been exported from a module that is at this location. Is that clear? तो भैया अभी हमने ऐप से क्या एक्सपोर्ट करवाया है? क्या एक्सपोर्ट करवाया है? Name. And you can say it is a string only. So if you have exported a string from here, then in app string will come, right? So if you will write here app only,
app only, then let me show you what will come. If I'll go to my web page browser once more and try to see what is the thing that I'm getting printed on my browser, so what can I receive there? What can I see there? What will be there? अरे भाई पैसा थोड़ी कटेगा, तुक्का ही मार लो, क्या आएगा? ऐप ऐप आएगा, ये app app. Let me check. So here we are getting app. Okay. And what if I make it capital A now? If I save it, what will be there? ऐप Still app, but in capital case. Okay. What if I pack this app inside brackets now? What will be there? String name. That string that I have exported from that file that is inside app.js. Am I right? Let me just check. Yes, sir. So what I'm getting here, my name is Hasib sir. Is that clear? Is that clear? बहुत Yes, बढ़िया. sir. तो भैया ये हमारा React का एप्लीकेशन होने वाला है. We will be having a file here that is app.js, and if I want to make any changes, I'll be making changes here only. हाँ रे हाँ रे बताओ. हम्म 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 हम्म. आप अपने काउंसलर को बोलो डीएसए का बैच दे देंगे आपको, ठीक है? डीएसए विद पाइथन करना है आपको. किसने सजेस्ट किया? चलो कोई नहीं. यूजुअली पाइथन में डीएसए नहीं करते हैं. डीएसए सी प्लस प्लस या जावा में करते हैं. पाइथन से भी हो जाता है, बट ठीक है, पाइथन से कर लो. आप अपने काउंसलर को बोलो, बट डीएसए करने से पहले पाइथन में. हाँ, चलो कोई नहीं, पाइथन से कर लो. लेकिन तो वो ही है एक्चुअली. डीएसए से ना हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं लॉजिकल थिंकिंग की. कोई नहीं, पाइथन से कर लो, नॉट अ प्रॉब्लम. आप पहले कोर पाइथन करो, राइट? उनको बोलो कि पाइथन का एक पैच दे दें. पाइथन कंप्लीट होते ही फिर डीएसए करना. हाँ ठीक है. तो फ्रंट एंड अगर टाइम दे पाओगे, समझ आएगा तो कोई इशू नहीं होगा. फ्रंट एंड की क्लास अलग चलने दो पैरेलली. अभी कोर पाइथन बोलो उनको, ठीक है? बैकएंड बाद में करना, डीएसए पहले करना कोर पाइथन में, ठीक है? चलो. ना कोई दिक्कत नहीं आती. हाँ दिक्कत में भी होती है, बट ट्राई करना कि आपके कॉलेज से हो जाए, ठीक है? चलो, ये लग जाता है 1-1.5 महीना 2 महीना, ठीक है? चलिए, तो हम थे यहाँ पर, अभी ये आ रहा है. बट यूजुअली ये जो फाइल बनाई है ना, कल तक हम इसको क्या बोल रहे थे? मॉड्यूल. बट इन रिएक्ट मॉड्यूल को ही हम क्या बोलते हैं? क्या? कंपोनेंट. क्या बोलते हैं? क्या? कंपोनेंट. पक्का? चलो भाई दिखा देते हैं कुछ. मैंने कहा एक काम करो, इस नजर को हटा दो, यहाँ से सेव करते हैं. ये क्या बोल रहा है? एक सेकेंड. another is not defined, ठीक है? एंड एक काम करो, इसको यहाँ से हटा दो. सेव किया. चलो एक काम करते हैं, another को डिफाइन कर देते हैं, लेकिन इसको यहाँ से हटा देते हैं.
ठीक है, सेव किया। अभी रिफ्रेश किया, इसने क्या बोला? चिल्ड्रन वी यूज एन अरे इंस्टेड, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, को ही नहीं। ठीक है, सी रिएक्ट में भी हम इसको मॉड्यूल ही बोलते हैं, बट रिएक्ट में कंपोनेंट क्या होता है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो रिएक्ट ना हमें एक ऐसी अप्रोच देता है, आप बड़े वेब पेज को बनाने की जगह ना वेब पेज के छोटे 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 पार्ट पे काम करो, एंड सारे वेब पेज के छोटे छोटे कंपोनेंट को पार्ट को मिला के रिएक्ट अपने आप इसको एक बड़ी एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देगा, चेंज कर देगा। दिस इज वाई हम रिएक्ट को डिक्लेरेटिव बोलते हैं। डिक्लेरेटिव लाइब्रेरी है, लाइट वेट लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की, नोट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, ऐप के अंदर आए। अब यूजुअली है क्या, एक स्ट्रिंग अगर आप इस फाइल से एक्सपोर्ट करवाओगे ना, उसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी आप नहीं कर सकते। लाइक बिजनेस का लॉजिक लिखना है लार्ज, अब वो काम नहीं कर सकते। चलो आपने ये कर भी दिया, अब री रेंडरिंग ये क्या होता है भी बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास रिएक्ट में जो कंपोनेंट होंगे ना, रिएक्ट में जो कंपोनेंट होंगे वो दो प्रकार के होंगे। देखो देखो रिएक्ट में जितने भी कॉन्सेप्ट है ना, जितने भी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी फंक्शन को रिटर्न करवा सकते हैं अपने अंदर से, मेक श्योर रिएक्ट में जितने भी ऐसे जावास्क्रिप्ट में जितने भी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो अपने अंदर से किसी चीज को रिटर्न करवा सके, हम उस टाइप के कंपोनेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरी जावास्क्रिप्ट को पढ़ें तो हमें पता है जावास्क्रिप्ट में ना सिर्फ दो ही डेटा स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो अपने अंदर से किसी चीज को रिटर्न करवा सकते हैं। एक तो फंक्शन, फंक्शन कुछ चीज को रिटर्न करवा सकता है, ठीक है। दूसरा एक क्लास, क्लास से डायरेक्टली नहीं बट क्लास के अंदर एक फंक्शन बना के वहां से कुछ रिटर्न करवा सकते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट ओनली, अ फंक्शन एंड अ क्लास। सर हाउ टू क्रिएट a component? We have two types of component. Let me create both of the components. तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सोर्स वाली डायरेक्टरी में एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। द नेम ऑफ दैट फोल्डर इज components। एक्चुअली हम जो हमारी app.js होती है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने, बस अलग अलग फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करके उनको रेंडर कराते हैं टुगेदर। अब मैंने कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर में एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, इसका नाम रखता हूँ ए। अभी के लिए बस आपको भी ये काम करना है, ए क्लास डॉट JSX। इसी कंपोनेंट्स नाम के फोल्डर के अंदर एक और कंपोनेंट बना रहा हूँ, बी फंक्शन डॉट JSX। नाम इनका कुछ भी हो सकता था बट मैंने ऐसा क्यों रखा अभी आपको बताता हूँ। फिर मैंने कहा एक क्लास कंपोनेंट के अंदर, इस फाइल के अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर मैं एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। क्लास का नाम रखता हूँ, क्या नाम रखूँ? मैंने कहा रैंडम क्लास, ठीक है। I guess this is the only syntax that how we define classes in JavaScript, right? Okay. अब आपकी ये नॉर्मल क्लास है, इस नॉर्मल क्लास के अंदर आपको क्या करना है, एक रेंडर फंक्शन यूज करना है। एक रेंडर फंक्शन यूज करना है, ठीक है। एक रेंडर फंक्शन यूज करना है। इस रेंडर फंक्शन से आपको रिटर्न करवाना है एक HTML एलिमेंट, H1 हेलो वर्ल्ड। सेव किया इसको, एंड अब मैं क्या बोलूंगा, जो मेरा एक मॉड्यूल है ए क्लास डॉट JSX, इससे मुझे कुछ एक्सपोर्ट कराना है। मैं बोलूंगा एक्सपोर्ट करा दो भैया default। I want to export something default from here, that is a random class। So generally students have few myths कि आपका जो कंपोनेंट है उसका सेम नाम होना चाहिए जो आपकी फाइल का है, तो वो मिथ ही ब्रेक करते हैं। Now I will come in app.js and app.js में आगे मैं ऐसा कुछ लिखूंगा RFCE। ये क्या किया, ये जस्ट डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। फिर मैंने बोला इंपोर्ट कर रहा हूँ रैंडम फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में एक फोल्डर है कंपोनेंट्स, वहां पर एक ए क्लास नाम की फाइल रखी है, एंड सेव करता हूँ। बैक चल रहा है, अभी बात करता हूँ। क्या हो गया? हाँ मैं बाद में मैंने अपना भी वही रख रखा है। ठीक है हाँ
तो 1 मिनट में मैं आया। ये रैंडम को मैंने ऐसे कुछ इंपोर्ट करके यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये एक एरर देगा। ये क्या बोलेगा, फंक्शन आर नॉट वैलिड एज ए रिएक्ट चाइल्ड, दिस में हैपन इफ यू रिटर्न अ कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे ये बोल रहा है कि आपकी जो नॉर्मल क्लास है ना, ये एक रिएक्ट कंपोनेंट तब तक नहीं बन सकती जब तक आप इसको रिएक्ट कंपोनेंट ना बनाओ। तो रिएक्ट कंपोनेंट कैसे बनाओगे, आप बोलोगे इस करंट पैकेज में ना मैं रिएक्ट को यूज करना चाहता हूँ फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। जो भी इंस्टॉल किया रिएक्ट के साथ आएगा। फिर आप बोलो कि ये जो करंट क्लास मैंने बनाई है ना, एक्सटेंड करती है रिएक्ट के पास एक चीज होती है जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। रिएक्ट के अंदर एक कंपोनेंट होता है, सेव करो एंड रिफ्रेश कराते हैं वेब पेज को, एंड स्टिल आई गेस वी हैव सम प्रॉब्लम इफ यू rather than return it functions are not valid as a react child. Let me just check what happened. आपको इंपोर्ट कराया, रैंडम करा दिया, एक क्लास के अंदर ही बनाया ना ये, ठीक है। रैंडम क्लास एंड ऐप के अंदर इसे इंपोर्ट किया। आपको यहाँ पर ओके एक्चुअली हाँ, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती करी थी। ऐप एंड ये, ठीक है। लेट मी गो टू माय वेब पेज। हेलो वर्ल्ड आ रहा है, अभी आके मैं फर्दर डिस्कशन करता हूँ। 1 मिनट आया। ओके, बहुत सर ने घुमा फिरा के बता दिया है ना। देखो यहाँ से ना हमें कुछ कंक्लूजन लेने हैं, नोट बनाने हो तो बना सकते हो। देखो एक क्लास को अगर आपको, दिस इज क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्लास बेस्ड कंपोनेंट क्या बनाना है, मेक श्योर आपकी क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था रिएक्ट के स्टार्टिंग में जावास्क्रिप्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप जिस रिएक्ट को इंपोर्ट करो फ्रॉम दिस पैकेज, एंड रिएक्ट इज काइंड ऑफ अ ऑब्जेक्ट, इसके पास एक प्रॉपर्टी है कंपोनेंट नाम की। सो कंपोनेंट हैज ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ अ कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है, हमारे वेब पेज के, हमारे बड़े से वेब पेज का छोटा सा एक पार्ट। इज दैट क्लियर? अगर आप npm पे जाके रिएक्ट को रीड भी करोगे तो उसमें क्या लिखा था, रिएक्ट इज नथिंग बट जस्ट अ पैकेज दैट ओनली डील्स विद द कंपोनेंट, कि कंपोनेंट बनाना कैसे, कंपोनेंट के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। अब इस कंपोनेंट को हमारे वेब पेज के अंदर पुश कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। मैंने बोला एक class.jsx में हमने एक कंपोनेंट बनाया है। एक कंपोनेंट क्या है सर, एक क्लास हो सकती है या फिर एक फंक्शन हो सकता है, उसमें से हमें JSX को रिटर्न करवाना है। JSX क्या होगा, HTML लाइक स्ट्रक्चर। क्या ये H1, क्या ये H1 HTML नहीं है? नहीं, ये JSX है। कैसे? देखो HTML में हम इनलाइन CSS कैसे लिखते थे अलग, लेकिन यहाँ पे इनलाइन CSS पता है कैसे लिखेंगे, पहले स्टाइल देन करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट मतलब आप इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की वैलिड एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। एक और करली ब्रैकेट मतलब ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ऑब्जेक्ट में लिखोगे कलर, इसकी वैल्यू लिख दोगे ब्लू बट इन स्ट्रिंग। सेव करो, जाके वेब पेज चेक कर लो जरा, ब्लू कलर हो गया क्या? सो दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम HTML। HTML क्या है, देखो JSX कुछ भी नहीं है, JSX कुछ भी नहीं है। JSX इज HTML प्लस जावास्क्रिप्ट इनेबलिंग, कि भैया जावास्क्रिप्ट के कोड को आप HTML में डायरेक्टली रन करा सकते हो, अलग कोई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? JSX मतलब जावास्क्रिप्ट XML, एक ऐसी मार्कअप लैंग्वेज जो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करने देगी अपने अंदर। और बैबल क्या करेगी, इस JSX जैसे सिंटैक्स को H1 में ब्रेक करेगी, इसकी CSS को CSS में ब्रेक करेगी। अभी जावास्क्रिप्ट का कोई लॉजिक नहीं लिखा तो ज्यादा कुछ नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? है ना? घर पे जाना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। फिर मैंने बोला इस करंट फाइल को, इस करंट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूं app.js के अंदर। अब ना ट्री बनाते हुए चलते हैं, कैसे हमारा ट्री काम कर रहा है। हमने कहा वी हैव क्रिएटेड, एक्चुअली दिस इज एंड पॉइंट, इसके आगे कोई कंपोनेंट नहीं है, सबसे लास्ट वाला है H1 यहाँ पे बना। फिर इस रैंडम क्लास को कहाँ पे इंपोर्ट किया हमने, app.jsx में। app.jsx में हमने रैंडम को कहाँ पे रेंडर कराया, अच्छा हमने यहाँ पे इसको रैंडम ऐसे लिख रहे हैं
बट हो क्या रहा है, रैंडम क्या है, एक ऐसा आइडेंटिफायर जिसके अंदर जो ये कंपोनेंट है ना, ए क्लास जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। और ए क्लास ने, अगर मैं यहाँ पे रख के दिखाऊं आपको, ए क्लास ने, ये देखो ए क्लास ने हट जा भाई, ए क्लास ने एक्सपोर्ट क्या करा है, रैंडम क्लास, जिसके अंदर से हमने रिटर्न करा है h1 एलिमेंट। तो ये h1 एलिमेंट निकल कर कहाँ पे आ जाएगा, इस डिव के नीचे, तो h1 के ऊपर लग गया डिव। अब क्या हुआ, ऐप पूरा इतना बना हुआ है, दोबारा दिखा देता हूं मैं ऐप कैसा है। ऐप में हमारे पास एक डिव है और नीचे लगा हुआ है एक h1, और इस पूरे कंपोनेंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, ऐप। बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा ऐप को हम कहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं जी, ऐप को नाम भी, वो बात अलग है कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट का नाम है ना, जो कंपोनेंट का नाम है मतलब जो हमारी क्लास या फंक्शन का नाम है, वो सेम नाम हमारी उस फाइल को भी देते हैं। बहुत जगह आप सुनोगे कि सेम नाम दे दें, अगर नहीं दोगे तो काम नहीं करेगा, यूट्यूब पे बोलेंगे एरर आ जाएगा, बट एक्चुअल में हमने देखा कि हमारी फाइल का नाम क्या है, ए class.jsx, कंपोनेंट का नाम क्या है, रैंडम क्लास। दोनों अलग हो सकते हैं, इवन जिस नाम से इसको इंपोर्ट कर रहे हो आप, रैंडम, ये तीनों अलग हो सकते हैं, वर्क करेंगे, बट मेक श्योर जो आपका कंपोनेंट नेम रखा है ना आपने, इट मस्ट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, इज दैट क्लियर? आप जब भी कंपोनेंट बनाओगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, स्मॉलर बनाओगे तो इट वॉन्ट वर्क। रीजन क्या है, नहीं पता? अरे रीजन ये है कि अगर आप स्मॉलर बनाओगे ना तो बेबल विल बी लाइक वेरी इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर बेबल टू रिकॉग्नाइज कि यार ये कंपोनेंट है और ये नॉर्मल JSX का एलिमेंट है। क्लियर है जी? हमने इंपोर्ट कराया ऐप के अंदर, इसको हमने रेंडर करा दिया, इसको कैसे, एक JSX एलिमेंट की तरह, रैंडम इसका नाम लिखा, क्लोज कर दिया इसको फॉरवर्ड स्लैश से, एंड देन ये एंगुलर कैप। फिर ऐप को इंपोर्ट कराया index.js के अंदर, और हमने बोला यहाँ पर एंट्री पॉइंट कहाँ पर है जी, वो वाला डिव जिसकी आईडी क्या थी, रूट, उसमें चिपका दो किसको, ऐप को। ऐप मतलब एक डिव जिसके अंदर क्या है, h1, और ऊपर कौन है, डिव जिसकी आईडी क्या है, रूट। लेट मी चेक, क्या ऐसे ही मेरा प्रोजेक्ट दिख रहा है? क्या मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ऐसे ही दिख रहा है? देख लो जरा, बॉडी के अंदर क्या है जी, डिव जिसकी आईडी क्या है, रूट, उसके अंदर एक और डिव है क्या, ऐप वाला, उसके अंदर एक h1 है क्या, कलर ब्लू वाला। यहाँ पे देखो कैसा आ रहा है CSS, जैसे यूजुअली होती है। सो दैट इज द वर्क ऑफ बेबल। अच्छा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? देखो यही वो चीज है जहाँ पे इशू होता है, आगे ज्यादा इश्यूज नहीं आते। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी क्लियर कर लो, आगे बहुत चैलेंजेस आएंगे वरना। कोई प्रॉब्लम क्लास के सिंटेक्स में, या क्या है क्या नहीं है, क्लास नहीं आती, ऐसा कुछ है क्या? सर ये react.strict मोड मतलब जरूरी है? React.strict मोड, ठीक है, इसको समझने के लिए ना मैं ऐप में जाके क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा कंसोल पे लॉग करा दो ऐप रेंडर्ड लिखूंगा, ठीक है, सेव करता हूँ। अब मैं वेब पेज को का कंसोल खोलता हूँ। देखो ये रेंडर्ड स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है, हमारे इस कंपोनेंट को ना 2 बार रेंडर कराता है। देखो कितनी बार रेंडर करा रहे हैं, 2 बार। अगर आप इसी स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से हटा दोगे ना, जैसे स्ट्रिक्ट मोड है, ये एक और कंपोनेंट है जो हमारा रिएक्ट हमें देता है, इस स्ट्रिक्ट मोड को हटा दोगे तो ये सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार। लेट मी जस्ट शो यू, कुछ दिक्कत हो रही है क्या? ओके, ऐप को रेंडर करा, ओके, यहाँ से ना एक एंगुलर कैप हट गया, ठीक है, चेक करके देखो सिर्फ एक बार आ रहा है। सो स्ट्रिक्ट मोड क्या कर रहा है, जनरली हमारे रिएक्ट में कुछ एरर ऐसे होते हैं जो कंपोनेंट को दूसरी बार रेंडर कराते हैं तब रिफ्लेक्ट होते हैं। तो स्ट्रिक्ट मोड में हम ये करते हैं कि पहले से दिखा दो, दूसरी बार रेंडर करा के कोई एरर हो रहा है क्या। इज देयर एनी अनदर डाउट? कोई और डाउट है क्या? और ये हाँ, इंडेक्स और ऐप JS अलग अलग मतलब index.js ऐप क्या अलग अलग, क्या मतलब index.js तो वो मेन फाइल हो गई। यस, दिस इज द मेन फाइल जो हमारे JSX को इंजेक्ट कर रहा है डायरेक्ट HTML में। ये हमारा, जहाँ पे देखो हमने किसको यूज किया है, रिएक्ट डॉम को, जो अंदर पुश कराता है, कोड को कनेक्ट करता है ना। बाकी हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट इंपोर्ट कराएंगे जो हमें ऐप JS के अंदर मिलेगा। ठीक है जी? ओके, और सर आपने कंपोनेंट्स बना रखे हैं जो, हाँ, कंपोनेंट मतलब UI का छोटा छोटा पार्ट। जैसे ये वाला पार्ट जो होता है H1 वाला, कहाँ गया रे, ये रहा। H1 को मैंने बोला इसे एक सेपरेट कंपोनेंट में रख दो,
कुछ और चीजें बनाओगे नीचे, उसको एक दूसरे कंपोनेंट में रख देना। सो दिस इज हाउ रिएक्ट वर्क्स। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट बना के एक साथ इनको रेंडर कराते हैं हम। सर हर एक अच्छा, कंपोनेंट जो में आपने अलग अलग HTML CSS जावास्क्रिप्ट होंगे। क्या चीज? सर हर एक कंपोनेंट में अलग अलग HTML CSS की फाइल्स होंगी। एग्जैक्टली हर कंपोनेंट में अलग अलग HTML CSS। तो देखो HTML we will never use in React. It may be similar to React but HTML, but it is JSX only. ठीक है, JSX क्या है? जावा स्क्रिप्ट, J for Java, S for script, X for XML। इसको आप बोल सकते हो HTML लाइक स्ट्रक्चर। देखो JSX है क्या? एक ना HTML जैसा डेटा टाइप है। HTML जैसा डेटा टाइप है। जैसे नॉर्मल आप जावास्क्रिप्ट के कंपाइलर में जाके कोड को रन कराओ, वहां पे अगर आप रिटर्न करवाओगे ना किसी फंक्शन से HTML एलिमेंट को, तो एरर आएगा। देखो मैं बोला फंक्शन बनाओ, एंड फंक्शन बना दो, ठीक है, रिटर्न करवा रहा है H1 को। अब एन को कॉल करवाओगे ना, ये बोलेगा ये क्या है, हमें नहीं समझ आ रहा। रन करवाओ, देखो एरर आएगा। आ रहा है एरर? ये बोलेगा इसको स्ट्रिंग में रखो, आप इसको स्ट्रिंग में रखो, क्योंकि स्ट्रिंग एक वैलिड डेटा टाइप है, आपको ये एरर नहीं आएगा। दैट इज द पॉइंट कि हम रिएक्ट में HTML को यूज कर पा रहे हैं, मतलब HTML जैसा कोई डेटा टाइप है, दैट इज JSX। अब जैसे किसी भी डेटा टाइप पे कोई भी स्ट्रक्चर लाइक ऑपरेशन कर सकते हो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन वगैरह, ऐसे ही JSX के अंदर ना आप जावास्क्रिप्ट के वैलिड सिंटैक्स को यूज कर सकते हो बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेंडर से पहले एक वेरिएबल बनाऊं, लेट नेम इज इक्वल टू हासिब। अच्छा, इसमें ना एक प्रॉब्लम है, पता है क्या? कभी ना क्लास में आप क्लास के लेवल पे जाके कोई नेम वगैरह नहीं बना सकते। तो आपको ना इसके अंदर, इफ यू रिमेम्बर, क्या बनाना पड़ता है इसके अंदर? कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर यू कैन डिफाइन वेरिएबल्स ओनली। आप बोलोगे दिस का जो नेम है इसकी वैल्यू है हासिब, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड बोलूंगा, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दिस का जो नेम है, दिस का मतलब ये वाली क्लास का जो नेम है उसका लाइक हासिब वो आ जाना चाहिए। क्या आएगा आउटपुट में? हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दिस डॉट नेम। बिकॉज JSX क्या करता है भैया, लाइक रिफ्रेश कराया, कुछ गड़बड़ हो गई, व्हाट हैपन? मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर। ओके, व्हाट हैपेंस जब आप खुद का एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हो ना, आपने क्लास इंपोर्ट करी है ना, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास, एक क्लास एक्सटेंड कर रहे हो ना, इनहेरिटेंस कर रहे हो ना, पढ़ के आए हो ना जावास्क्रिप्ट में। तो जब आप इनहेरिटेंस करते हो, खुद का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हो ना, उसको कॉल कराते वक्त आपको पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी रन कराना पड़ता है। वो कैसे कराते हैं? बाय इन्वोकिंग दिस सुपर फंक्शन। सो अभी आप रिफ्रेश कराओगे, सो एवरीथिंग विल बी फाइन। क्या रहा है? हेलो वर्ल्ड फ्रॉम दिस डॉट नेम, बट मुझे क्या चाहिए? दिस डॉट नेम की जगह यहाँ पे हासिब नाम आए मेरा। इसकी जगह हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हासिब अच्छा नहीं लग रहा, हासिब के पीछे सर लगा देते हैं। वाह सर वाह। फिर हमने बोला दिस डॉट नेम। सर अभी JSX ना इसको नॉर्मल टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या है? JS एक्सप्रेशन। तो इसको मैं कहाँ पैक कर? इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। अब जरा चेक करोगे तो क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हासिब सर। इज दैट क्लियर? यस सर। एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट है क्या? Didina, Didina, is everything clear? Yes, sir. Okay. Right now आपको क्या करना है? अब सब लोग घर जाइए, 2-3 क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाइए। देखो यहाँ पे भी ना हम ऐसा कर सकते हैं, हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट तो देख लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओल्ड अप्रोच है, बट यस हमें आना चाहिए। बट जो फंक्शनल कंपोनेंट है ना, ये बनाना सिंपल है। आप एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम रख दो, मैंने कहा अनदर कंपोनेंट, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करो, ये बस बन गया। अभी तक आपका ये नॉर्मल फंक्शन है,
ये नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन जिसके जैसे इसके अंदर आपने रिटर्न लिखा, अभी भी नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन जैसे इसके अंदर आपने 10 लिखा, अभी भी नॉर्मल फंक्शन है, लेकिन जैसे इसके अंदर आपने 10 को हटा के एक div लिख दिया, और div के अंदर अपने लिखा, वाह सर क्या पागल बनाया, ठीक है। अब ये एक कंपोनेंट बन गया, लेट मी शो यू, नाउ इट इज अ कंपोनेंट ओनली। सो अभी मैं क्या करूंगा, दोबारा मैं एक वर्चुअल डॉम बनाने वाले हैं। हम क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं बी फंक्शन से, एक क्लास के अंदर मैं अनदर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहा हूँ फ्रॉम करंट डायरेक्टरी में। बी फंक्शन नाम का एक मॉड्यूल है, ठीक है। सो अनदर के अंदर क्या आ जाएगा, अनदर कंपोनेंट वाला कंपोनेंट, एंड इसको मैं कहाँ रेंडर करा दूंगा, h1 के जस्ट नीचे, और z गया। सो h1 यहाँ पर है, h1 के जस्ट नीचे यहाँ पे रेंडर करवाऊंगा। मैं बोलूंगा h1 क्लोज हो गया, अब आप किसको रेंडर करा दो, अनदर को। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब आप रिएक्ट से वर्चुअल ट्री बना रहे हो ना, मेक श्योर एक फाइल जो रिटर्न करा रही है, एक कंपोनेंट जो रिटर्न करा रहा है एलिमेंट, उनका पेरेंट एलिमेंट ना सिर्फ एक हो सकता है, ठीक है। अभी क्या है, डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट एक h1 जा रहा है, यहाँ से एक अनदर जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कट करके एक डिव लेंगे। अब पेरेंट एलिमेंट एक हो गया और डायरेक्ट एलिमेंट एक हो गया, इसके अंदर दोनों, अब जितने मर्जी एक साथ रख दो, बट जो पेरेंट लेवल पे, जो डायरेक्ट लेवल पे, वो सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। सेव किया। सो अभी क्या आएगा, अभी इस डॉम ट्री को बनाने की कोशिश करें तो सबसे एंड वाला कंपोनेंट है हमारा ये। इसमें हमारे पास क्या है, डिव के अंदर क्या है, p है, और p के ऊपर क्या है, p के ऊपर एक और डिव है, ठीक है। डिव से एक तो डिव कनेक्टेड है, और डिव से एक h1 कनेक्टेड है, और ये वाला डिव जाके कहाँ लगेगा, डिव जिसकी आईडी रूट है उस पर, और उसके पास पूरा HTML का ट्री है। तो दिस इज हाउ माय वेब पेज विल look alike. Now let me go to my web page. There is some error, sir. Let me just show you default, export default। ये वाला जो मॉड्यूल है ना आपका, कौन सा मॉड्यूल, जिसका नाम है बी फंक्शन। यहाँ से क्लियर हो गया कि रिएक्ट में भी जो फाइल होती है उनका नाम क्या होता है, मॉड्यूल। कंपोनेंट तो फंक्शन या फिर क्लासेस होती हैं जो कुछ रिटर्न करवाएंगी, ठीक है। इसने क्या बोला, बी फंक्शन नाम का जो मॉड्यूल है भैया, वो तो कुछ एक्सपोर्ट ही नहीं करा था डिफॉल्ट में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, you will have to write here in this file, okay, actually I forgot to export something from here। अब लिखोगे आप, एक्सपोर्ट कर दो डिफॉल्ट में किसको, अनदर कंपोनेंट को, सेव करोगे, नाउ यू विल कम हियर, एवरीथिंग विल बी फाइन। हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हासिफ सर, वाह सर क्या पागल बनाया। सो दिस इज हाउ माय रिएक्ट एप्लीकेशन विल बी। हम कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट, दिस इज हाउ वी विल क्रिएट सम लाइक प्रोजेक्ट। एंड नाउ आज आप इतना ही घर पे प्रैक्टिस करो, फंक्शनल कंपोनेंट बनाओ, क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाओ, कल की क्लास में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जाइए घर पे मजे करिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।